और इसी तरह एक और साल ख़त्म होने को आ गया है। 2025 ख़त्म हो चुका है दोस्तों, आज आखिरी दिन है। और कैसे निकला है ये साल सही में बताना बड़ा मुश्किल है। इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, इतना जल्दी टाइम निकल रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है ये समय। बट एक और अपॉर्चुनिटी हमारे पास, आज साल का आखिरी दिन है, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए, समराइज करने के लिए कि एक्चुअली में 2025 में हुआ क्या। तो दिस इज माय रैप्ड 2025 फुटबॉल एडिशन, और इसमें हम बात करेंगे अच्छी चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में। बहुत ब्रीफली बात करूंगा, बस मैं मेंशन ही करूंगा और अपना एक एक लाइन का मैं थॉट दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 2025 वुड बी अ ईयर टू रिमेंबर फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस। मतलब इतनी इसमें क्रेजी क्रेजी चीज़ें हुई थी ना, तो उसको मैं बस एक बहुत शॉर्ट और ब्रीफ तरीके से आपके सामने लेके आऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से। 2025 हमारे लिए पर्सनली एक बहुत ही बढ़िया साल था, टचवुड। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना सपोर्ट और जो आपका प्यार है वो बरकरार रखें। मोटिवेशन मिलती है काम करने की, मज़ा आता है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। और इतना अच्छा साल था, मतलब कितनी सारी चीज़ें हो गई। ट्रैवल कर लिया इतना सारा, बार्सिलोना का मैच देख लिया चैंपियंस लीग का स्टेडियम में, सैंटियागो बर्नाबाओ विजिट कर लिया, एथलेटिको मद्रिद का होम देख लिया, पेरिस देख लिया, एम्स्टरडेम देख लिया, इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया, क्रिएटर्स कप के सेमीफाइनल तक गए हम। बहुत ही क्रेजी ट्रिप था वो। उसके अलावा कई सारे इवेंट्स में हमको बुलाया गया, बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए। हर महीने आप मान लीजिए 2025 में कुछ ना कुछ हो ही रहा था। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंसेस के साथ भरा हुआ था ये साल। एंड आई होप कि 2026 इससे भी बड़ा साल हो, इससे भी बेहतर साल हो। और आपने जितना प्यार दिया है 2025 में, उससे कहीं ज़्यादा प्यार 2026 में आप देंगे। क्योंकि 2025 में इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे मेन चीज़ हुई और सबसे बड़ी चीज़ हुई है मेरे लिए पर्सनली, वो ये थी कि हमारा एक नया शो शुरू हो गया है ZBK। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ZBK को प्यार दें, जितना हो सके उतना प्यार दें, और ZBK को एक अच्छा और एक बड़ा शो बनाने में मदद करें। तो चलिए नज़र डालते हैं एक बार कि 2025 में क्या क्या हुआ, अगर हम फुटबॉल की बात करें। और उससे पहले मैं बात करूं कि फुटबॉलिंग एक्शन में क्या हुआ। एक बहुत क्रूड और हार्श रिमाइंडर था 2025 हमारे लिए, जहां पे हमें एक चीज़ रिमाइंड कराई गई बहुत हार्शली, कि लाइफ जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है और बहुत छोटी होती है। इसका कुछ भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ जो हुआ डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा के साथ। एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कार क्रैश में हमने खो दिया उनको। और सिर्फ आप अगर एक लिवरपूल फ़ैन हैं या पोर्चुगल टीम को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन दोनों टीमों के समर्थक हैं तो आपको दुख हुआ होगा। आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हैं, किसी भी क्लब के आप फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था ये सुन के। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी भी कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि डियोगो जोटा हमारे बीच नहीं है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में हमें इस तरीके की कोई भी न्यूज़ सुनाई देने को ना मिले। बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में ऐसा कुछ ना हो। मूविंग ऑन, चलिए अब बात कर लेते हैं फुटबॉल के लिहाज से जो हुआ इस साल। तो मैं गोट टियर से बात करना चाहता हूँ, जो गोट लेवल के खिलाड़ी हैं उनकी बात करना चाहता हूँ। मेसी रोनाल्डो से ऑब्वियसली शुरू करेंगे हम ये वीडियो। जिन दो खिलाड़ियों ने इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल की है अपनी ज़िंदगी में, उसको उन्होंने कायम रखा 2025 में भी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पोर्चुगल के साथ जीता यूएफा नेशंस लीग, और लियोनेल मेसी ने इंटर मायामी को जिताया MLS कप। अगेन एक और टाइटल पोर्चुगल के लिए और रोनाल्डो के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हम पोर्चुगल की फुटबॉल टीम के टाइटल्स की बात करें तो उन्होंने यूरो जीता, नेशंस लीग 2 बार जीत ली, दूसरी बार 2025 में ही जीती। और ये सब रोनाल्डो के आने के बाद हुआ है। तो देखिए, रोनाल्डो के इम्पैक्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑल्दो आई नो कि उनका इंटरव्यू आया वो पियर्स मॉर्गन के साथ, लोग बातें करेंगे रोनाल्डो के बारे में, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें भी बोली जाती है रोनाल्डो के बारे में। मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, बस मैं पॉजिटिव्स पे फोकस करना चाहता हूँ। और एक चीज़ जो आई थिंक सब रोनाल्डो फैंस चाहते हैं कि हो जाए 2026 में, वो ये है कि पोर्चुगल एक वर्ल्ड कप अगर जीत जाए तो रोनाल्डो का ट्रॉफी कैबिनेट पूरा हो जाएगा, और इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने भी सारी चीज़ें अचीव कर ली होंगी। टॉकिंग अबाउट अचीविंग एवरीथिंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल एंड ऑन टीम लेवल, लियोनेल मेसी MLS कप जीत लिया उन्होंने। इंटर मियामी एक ऐसी टीम जो हमेशा स्ट्रगल करती थी, मेजर कुछ नहीं जीता था उन्होंने। मेसी आते हैं, पूरा ही नक्शा बदल देते हैं पूरी टीम का, पूरे क्लब को उठा देते हैं बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी से,
चैंपियन बना देते हैं MLS क्लब का, और ऐसा कुछ रहा ही नहीं है अब जो मेसी ने नहीं अचीव किया हो। जहां गए हैं वहां टाइटल जीते हैं, स्पेन में, फ्रांस में और अब USA में। और अब उनकी भी नज़र होगी वर्ल्ड कप पे, अर्जेंटीना के साथ देखते हैं वो क्या करते हैं। इसी बीच मेसी भारत भी आए, एक अच्छी ट्रिप थी उनकी, मज़ा आया, फैंस ने मेसी के साथ इंटरेक्ट किया, काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी ये। तो मेसी, रॉड्रिगो डिपॉल और लुइस सुआरेज, उनके जो इंटर मायामी के टीममेट्स हैं, उनको हमने इंडिया में देखा। तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्लेयर इन दिस ब्रैकेट, नेमार जूनियर। नेमार जूनियर की वापसी हुई अपने बॉयहुड क्लब सैंटोस में, और उन्होंने एक टोन मिनिस्कस के साथ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर चोट लगी हुई थी, 7 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए उन्होंने आखिरी के 4 मैचेस में, और सैंटोस को रेलीगेशन से बचाया। ये भी एक स्टोरी लाइन है दोस्तों कि नेमार एक ऐसे खिलाड़ी जो ब्राज़ील की हिस्ट्री के आर्ग्यूबली आप कह सकते हैं कि दिग्गजों में शामिल होते हैं। और अगेन आई नो कि लोग नेमार को वैसे रेट नहीं करते हैं, नेमार को अभी भी एज अ फेल्ड पोटेंशियल देखा जाता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट गोल स्कोरर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील। जब हम ब्राज़ील की नेशनल फुटबॉल टीम के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर्स की बात करते हैं तो उसमें प्लेयर शामिल है जैसे रोनाल्डो नजारियो R9, रोमारियो, रिवाल्डो, पेले। इन सबसे ज़्यादा गोल स्कोर अगर कोई कर रहा है तो वो फेल्ड पोटेंशियल तो नहीं कहलाया जाएगा मेरे हिसाब से। नेमार इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टेड इन माई ओपिनियन। और ये भी एक स्टोरी लाइन है कि किस तरह से नेमार की वापसी हो सकती है ब्राज़ील की स्क्वाड में, और एक लास्ट अटेम्प्ट उनका भी टुवर्ड्स विनिंग द फीफा वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं लीग विनर्स में, जिन टीम्स ने लीग जीती अपनी अपनी कंट्रीज में। तो मैं इसमें 3 टीमों की विशेषतर बात करना चाहता हूं, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली के लीग विनर्स की, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख और नेपोली। लिवरपूल की लीग विन बहुत बड़ी और सीरियस अचीवमेंट है, और अभी शायद लोग उसको दरकिनार कर दे रहे हैं बोल के कि वो तो क्लॉप की पकी पकाई टीम थी, इसलिए स्लॉट को उसका फ़ायदा मिल गया, क्योंकि इस साल लिवरपूल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है आफ्टर विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल, और ये सीज़न उनका काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रहा है कंपेयर टू जो उन्होंने किया था लास्ट सीज़न। बट अगर हम आइसोलेशन में इस चीज़ को देखें तो स्लॉट ने बहुत अच्छा काम किया इन द सेंस कि ठीक है, उनको एक अच्छी टीम मिली, एक पकी पकाई टीम मिली, अग्रीड, फ्रॉम यर्गन क्लॉप, बट उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना और उसमें अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करना। मोहम्मद साला ने जो किया उसको हमको मेंशन करना होगा, जो उनका फिनोमिनल सीजन था, बैलन डोर पे आई थिंक 4th फिनिश किया था उन्होंने रैंकिंग में। तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लिवरपूल का। और एक चीज़ जिसका क्रेडिट स्लॉट को मिलना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने स्क्वाड को मैनेज किया, मिनट्स मैनेज किए सारे प्लेयर्स के, ट्रेंड की वो जाने की न्यूज़, डार्विन न्यूनेस का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, लुइस डियास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इन सब अटकलों के बीच स्क्वाड को यूनाइट रखना, फोकस्ड रखना और एक तरफा लीग जीतना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लिवरपूल का टाइटल जीतना मेरे तो टॉप मोमेंट्स में आता है 2025 के। टाइटल जीतने की बात करें तो बुंदेसलीगा में विंसेंट कंपनी ने टाइटल जिताया बायर्न म्यूनिख को। अगेन लोग बात करते हैं माइकल ओलिसे की, हैरी केन की, और भी कई सारे प्लेयर्स की बात होती है, जोशुआ किमिक हैं, उपामेकानो हैं, कॉनरेड लाइमर हैं, मैनुअल नॉयर हैं गोलकीपर, बट विंसेंट कंपनी मेरे ख्याल से हीरो हैं इस टाइटल विन के, और उनको बहुत ज़्यादा चांस नहीं दिया गया था जब वो बायर्न म्यूनिख के कोच बने थे। लास्ट टू लास्ट सीजन जब जाबी अलोंसो ने बायर लेवरक्यूसन के साथ इनविंसिबल टाइटल जीता था और विंसेंट कंपनी मैनेजर बने बायर्न म्यूनिख के, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई थॉमस टूकल तो एक वेल नोन मैनेजर हैं, उन्होंने पहले भी टाइटल जीते हुए हैं, चैंपियंस लीग विनर हैं, ये एक बर्नली से रेलीगेट हुआ मैनेजर बायर्न म्यूनिख का कोच बन रहा है। और आपको याद हो तो विंसेंट कंपनी वाज लाइक द 5th और 6th चॉइस मैनेजर फॉर बायर्न म्यूनिख, जो उनके फर्स्ट इनिशियल टारगेट्स थे उनमें शामिल नहीं थे वो, लेकिन वहां पे आके सबको गलत प्रूव करना, प्लेयर्स को इंडिविजुअली इंप्रूव करना। जिस तरीके से हैरी केन तो देखिए एक है ही वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, लेकिन उपामेकानो की हम बात करते हैं, कितने एरर प्रोन और कितने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट डिफेंडर थे, उनको एक प्रॉपर सेंटर बैक फिर से स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने। बायर्न में जो एक लॉस्ट बिलीफ था, एक लॉस्ट फेथ था, उसको वापस ले आए, एक क्लियर आइडेंटिटी वो लेके आए हैं। लास्ट सीजन डिफेंस वाज एन इशू, बट इस सीजन उसको भी रेक्टिफाई करके बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, और इस समय आप कह सकते हैं कि बायर्न आर इजीली अमंग्स द टॉप 3 और टॉप 5 टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, और उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट विंसेंट कंपनी को जाता है। प्लेयर्स की भी आप बात कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर टैलेंटेड स्क्वाड है, लेनर्ड कार्ल जिस तरीके से उभर रहे हैं, अभी तो जमाल मूसियाला की वापसी नहीं हुई है, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त फुटबॉलर हैं, अल्फोंसो डेविस भी आएंगे अभी, किमिक हमेशा ही रहते हैं, स्टॉलवॉर्ट हैं वो बायर्न के, और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन विंसेंट कंपनी को क्रेडिट मिलना चाहिए। एंड आई थिंक 2025 अगर हम बायर्न म्यूनिख के लिहाज से बात करें तो विंसेंट कंपनी वाज द मैन फॉर मी। इटली चलें तो सेरिया जीती नापोली ने, और एंटोनियो कॉन्टे ने दिखा दिया कि क्यों अगर एक गेम पर वीक हो तो उनसे बेहतर मैनेजर पूरी दुनिया में नहीं है।
उनको मतलब ही नहीं है कि कब फुटबॉल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनको नहीं लेना देना कि भाई चैंपियंस लीग होगी कि नहीं होगी। वो परेशान हो जाते हैं जैसे ही नॉकआउट कप फुटबॉल आती है ना लीग फुटबॉल के साथ में। बट अगर लीग जीतनी है और एक सेट स्क्वाड है, आई डोंट थिंक सो कि एंटोनियो कॉन्टे से कोई बेटर मैनेजर है। और ये उन्होंने फिर से करके दिखाया, इम्प्रूव भी किया प्लेयर्स को, प्लेयर्स का बेस्ट बाहर निकाला। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे सेरिया में स्कॉट मैकटोमने। सेरिया एमवीपी ऑफ द ईयर, क्या सीजन था नापोली का और स्कॉट मैकटोमने का। एक 2025 फॉर स्कॉट मैकटोमने टू रिमेंबर फॉर एवर। और नापोली को सेरिया जिताने के साथ साथ स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन दिलाने में भी मदद की स्कॉट मैकटोमने ने। तो इससे ज़्यादा बढ़िया साल उनके लिए नहीं हो सकता। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट फीट अचीव्ड, नापोली सेरिया चैंपियंस, वेल डन टू एंटोनियो कॉन्टे एंड स्कॉट मैकटोमने। सेरिया की ही बात चल रही है तो एक छोटा सा मेंशन मैं करना चाहूँगा इंटर मिलान का। ऑल्दो इंटर मिलान ने कोई ट्रॉफीज नहीं जीती लास्ट सीजन, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सीजन था उनका भी। आई थिंक अप्रैल तक वो ट्रेबल जीतने की कंटेंशन में थे, जहां वो सेरिया में टॉप 2 में चल रहे थे, चैंपियंस लीग के वो फाइनल में पहुंचने वाले थे और कोपा इटालिया के भी वो सेमीफाइनल में थे। लेकिन वहां से उनका सीज़न ऐसा क्रम्बल हुआ कि कोपा इटालिया भी हार गए, चैंपियंस लीग का फाइनल हार गए और सेरिया भी नहीं जीत पाए इन दी एंड। बट इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा सीज़न नहीं था इंटर मिलान का। लास्ट में दे रन आउट ऑफ स्टीम और फटीक कैचअप कर गया। स्क्वाड डेप्थ जो थी वो शायद उनके पास उतनी नहीं थी। सिमियोन इंजागी ने खूब कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बट हो नहीं पाया। लेकिन 3 साल में 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल खेला इंटर मिलान ने। अनफॉर्चुनेटली दोनों बार नहीं जीत पाए, बट क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। इंटर मिलान का भी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा सीजन था। अनफॉर्चुनेटली पेपर पे कुछ है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन वो टीम्स जिनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए दोस्तों, 2025 कप फुटबॉल में याद रखा जाएगा एज द ईयर ऑफ द अंडरडॉग्स। अगर मैं इंग्लैंड में ही बात करूं तो न्यूकासल यूनाइटेड लीग कप विनर्स, क्रिस्टल पैलेस एफए कप विनर्स और सबसे अमेजिंग फीट टॉटनम हॉटस्पर यूरोपा लीग विनर्स। दूसरी कंट्रीज में बात करें तो कोपा इटालिया जीता बोलोनिया ने और गो अहेड ईगल्स ने जीता केएनवीबी कप। और भी कई कंट्रीज में ऐसी अंडरडॉग कप स्टोरीज हुई हैं, बट ये कुछ मेजर स्टोरीज थी जिन पे आपको नज़र डालनी चाहिए। बहुत अमेजिंग फीट है और हर की अपने आप में एक यूनिक कहानी है। अगर आप न्यूकासल की बात करें तो जो नई ओनरशिप आई है, सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड जो आया है, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, तो तब से टेक ओवर के बाद उनकी पहली ट्रॉफी है और इस बार भी वो लीग कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो डिफेंड करने का मौका है उनके पास अपना टाइटल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहली ट्रॉफी जीती है नई ओनरशिप ने तो ऑलवेज अ स्पेशल मोमेंट। लेकिन पहली ट्रॉफी अगर कोई क्लब अपनी हिस्ट्री में जीते तो उससे ज़्यादा स्पेशल कोई चीज़ नहीं हो सकती, और वो हुई क्रिस्टल पैलेस के साथ। क्रिस्टल पैलेस ने मैन सिटी को हरा के फाइनल में एफए कप जीता, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एफए कप के साथ साथ कम्युनिटी शील्ड भी जीता फिर क्रिस्टल पैलेस ने उसको फॉलो अप करते हुए। और ओलिवर ग्लासनर ने दिखाया कि क्यों क्रिस्टल पैलेस को और खुद ओलिवर ग्लासनर को आप हल्के में नहीं ले सकते। और इस सीजन भी पैलेस की काफी अच्छी शुरुआत हुई थी। फिर एजे का ट्रांसफर हुआ टू आर्सेनल, मार्क गेही की बातें चल रही हैं, एडम वॉर्टन की बात चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं क्रिस्टल पैलेस में। बट पैलेस ने जिस तरीके से शॉक किया पूरी दुनिया को, मजा आया देख के। और अंडरडॉग स्टोरीज हम सबको ही पसंद है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी स्पर्स का यूरोपा लीग जीतना, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही यूनिक यूरोपा लीग फाइनल था, जहां पे सेम लीग की 17th वर्सेस 15th जब लीग में फिनिश किया जिन दो टीमों ने, वो आपस में फाइनल खेल रहे थे। आई डोंट नो ये आखिरी बार कब हुआ है या पहले कभी हुआ भी है, क्योंकि यूरोपा लीग चलिए ऐसा नहीं है कि एलीट लेवल ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिशन है, बट अगर यूरोपा लीग का फाइनल कोई टीम खेल रही है तो वो आप अज्यूम कर सकते हैं कि मोस्टली 6th 7th 8th ज़्यादा से ज़्यादा 10th पे फिनिश करी होगी अपनी लीग में उस सीज़न। लेकिन इतना ज़्यादा खराब जब दो टीमों ने किया होता है अपनी लीग में, उसमें से एक टीम ये कॉम्पिटिशन जीत के जा रही होगी, चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर जाएगी। मतलब एक टीम जो 15th या 17th प्लेस पे फिनिश करके भी अपनी लीग में चैंपियंस लीग खेल लेगी नेक्स्ट सीजन, ये था स्टेक पे। हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मैन यूनाइटेड जीत सकती है फाइनल, क्योंकि स्पर्स का हमें पता है कि उनके फाइनल्स में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, नॉकआउट कप फुटबॉल में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एट टाइम्स जहां हमें लगता है कि स्पर्स कुछ अच्छा कर सकती है, वहां पे वो बॉटल कर देते हैं। लेकिन यूंगमिन सॉन के लिए इससे अच्छा फेयरवेल नहीं हो सकता था, जहां पे स्पर्स ने ब्रेनन जॉनसन के गोल की बदौलत मैन यूनाइटेड को 1-0 हराया और यूरोपा लीग टाइटल अपने नाम किया। ऑल्दो ये पहला यूरोपा लीग टाइटल नहीं था, 2 यूरोपा लीग टाइटल ऑलरेडी जीत चुकी थी स्पर्स इससे पहले। ये स्पर्स का तीसरा यूरोपा लीग टाइटल विन था। लेकिन 2008 के बाद पहली ट्रॉफी जीत के 17 साल का ट्रॉफी ड्रॉट खत्म किया स्पर्स ने।
और जो अंडरडॉग्स की कहानी चल रही थी कप फुटबॉल में जीतने की, उसमें एक और पन्ना जोड़ दिया। ये तो बात हो गई लीग विनर्स की और कप विनर्स की। अब मैं आना चाहता हूं एक टीम पे जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया और ऑलमोस्ट ट्रेबल भी जीत लिया था इस सीज़न। फाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गए, 5 मिनट दूर थे चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने से। अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए थे इंटर मिलान से। मैं बात कर रहा हूं बार्सिलोना की, जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे हर कंपटीशन जीता। स्पेनिश सुपर कप, कोपा डेल रे, ला लीगा बहुत ही हैंडसम तरीके से जीती। बहुत ही ज़बरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, चाहे हम रफीनिया की बात करें, पेड्री की बात करें, एंड ऑफ कोर्स द बॉय वंडर लमीन यमाल। ब्रिलियंटली मैनेज्ड बाय हांसी फ्लिक। जिस तरीके से हांसी फ्लिक आए और उन्होंने पूरा ही सिस्टम चेंज कर दिया, एक नई आइडेंटिटी दी बार्सिलोना को। बार्सिलोना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, जावी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अकेडमी ग्रेजुएट्स के साथ मिलके जोड़ तोड़ के जैसे तैसे एक टीम बनाई, सॉल्यूशन फाइंड किए, प्लेयर्स का बेस्ट निकलवाया। और जिस तरीके से रफीनिया ने स्पेशली परफॉर्म किया, मेरे लिए रफीनिया वाज द प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर बार्सिलोना, जिन्होंने 5th फिनिश किया था बैलन डोर की रैंकिंग में, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लो था। मुझे लगता है कि रफीनिया को थोड़ा सा ऊपर और फिनिश करना चाहिए था बैलन डोर की रैंकिंग में। बट अमेजिंग फीट बाय बार्सिलोना। और जिस तरह से उन्होंने खेला लास्ट सीजन, जो वो फोड़म फाड़ी मचा रहे थे टीमों के अगेंस्ट, दे वर स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। और एक चीज जो थी इस बार्सिलोना टीम की कि हैवी मेटल अटैकिंग फुटबॉल देखी हमने। बारसा का कोई भी मैच बोरिंग नहीं होता था। ऐसे ऐसे मैचेस में कमबैक किए बार्सिलोना ने जो बिल्कुल डेड एंड बैरिड लग रहे थे। तो ना केवल फुटबॉल अच्छी खेली बार्सिलोना ने, बट एक चीज जो थोड़ा सा मिसिंग थी पिछले कुछ टाइम से, मेंटालिटी दिखाई बार्सिलोना ने। रफीनिया उस चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जैसा मैंने कहा। और बहुत क्रंच सिचुएशंस में उन्होंने गोल स्कोर कर करके अपनी टीम्स को मैच जिताए। ओवरऑल डोमिनेट किया डोमेस्टिक सीन। चैंपियंस लीग के फाइनल में भी पहुंचते पहुंचते रह गए, बट बहुत ही अच्छी टीम बना दी है हांसी फ्लिक ने। और अभी इस सीजन भी अगर आप देखेंगे, स्टार्ट थोड़ा सा ढीला हुआ बार्सिलोना का, लेकिन अब प्लेयर्स वापस आ गए हैं, इंजरी हो गई थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। और बहुत अच्छा 2025 गया बार्सिलोना के लिए। 2025 की बात करें तो एक नया कंपटीशन जो हुआ 2025 में, और पहला एडिशन था इसका, और ये विन मेरे दिल के बहुत करीब। चेल्सी ने जीता फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 और उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस लीग भी जीती। कॉन्फ्रेंस लीग तो देखिए मैं मानता हूं कि गिवन था कि चेल्सी बहुत ज़्यादा आगे थी कंपटीशन में बाकी टीम से। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, चेल्सी का लेवल नहीं था कॉन्फ्रेंस लीग वाला। बट क्लब वर्ल्ड कप जीतना, अब ठीक है लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे, मजाक उड़ाएंगे उसका, बट मेरे हिसाब से क्लब वर्ल्ड कप आने वाले 16 से 20 साल बाद, जब 4-5 एडिशन हो जाएंगे क्लब वर्ल्ड कप के, तो ये भी एक बड़ा टूर्नामेंट बन जाएगा। तो अभी इतना वेटेज नहीं मिल रहा है उस विन को। और ऑब्वियसली चेल्सी का जैसा सीजन जा रहा है, अभी तक जस्टिस नहीं कर रहे हैं हम वो वर्ल्ड चैंपियन वाले टैग को। बट उसने स्टैब्लिश की एक चीज़ कि टीम ठीक है, मैनेजर नोस कि भाई बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अभी भी चेल्सी किसी को भी शॉक कर सकती है। एक और चीज़ जो देख के मज़ा आया कि चेल्सी ने अपनी आइडेंटिटी और डीएनए को एम्ब्रेस किया, कि किसी भी बड़े मैच में जहां चेल्सी को कोई चांस नहीं देता है, एक मैच जहां पे चेल्सी अंडरडॉग होते हैं, वहां पे चेल्सी अगेंस्ट द ऑड्स जीत निकाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, मज़ा आया देख के। जिस तरीके से पीएसजी के अगेंस्ट परफॉर्म किया फाइनल में, बहुत ही अमेजिंग था। स्टार्ट ठीक हुआ था सीजन का, दिसंबर ने फिर से अपनी करामात दिखा दी है। एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी बोनमत से खेलना है, थोड़ी देर में मैच शुरू होगा। बट क्लब वर्ल्ड कप की विन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, और मज़ा आया जब चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप जीता। और वर्ल्ड चैम्पियन का अब वो जो खिताब है वो हमारे पास है अगले 3 साल तक। तो 2025 चेल्सी के लिए भी अच्छा रहा। 2024-25 सीजन का एंड काफ़ी अच्छा रहा चेल्सी के लिए। लेकिन एक टीम जिसके लिए 2025 बहुत अच्छा रहा, 24-25 सीजन में धूम मचा दी, 25 में स्पेशली सेक्सटपल जीता है, डोमिनेट किया है यूरोप को, दिखाया है कि भाई एक्चुअली अगर आप अच्छे से प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, आपके पास विजन है, आप एक अच्छा मैनेजर लेके आते हैं, अच्छी टीम आप स्टैब्लिश करते हैं, तो आप सारी टीम्स को कॉन्कर कर सकते हैं और अपना झंडा यूरोपियन फुटबॉल पे गाड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीएसजी की। ट्रेबल जीता, उसके बाद सेक्सटपल जीता, उधेड़ के रख दिया पूरी तरीके से कंपटीशन को। अगेन स्टार्ट स्लो हुआ है इस सीज़न, लोग बात कर रहे होंगे कि नहीं अच्छा कर रहे हो अपनी लीग में, लेकिन सेम चीज़ उन्होंने पिछले साल भी की थी। जहां आपको याद हो कि लास्ट दिन पे पीएसजी का क्वालिफिकेशन टिका हुआ था, जहां उनको मैन सिटी को हराना था, 2-0 से डाउन थे, 3-2 वो मैच जीता, चैंपियंस लीग के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, वहां पे स्तादुआ ब्रेस्टुआ को 10-0 हराया एग्रीगेट पे, और फिर लिवरपूल को जब उन्होंने राउंड ऑफ 16 में हराया, वहां से फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने, चाहे वो लीग में हो, कप में हो, चैंपियंस लीग में हो।
सारे टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते, और जीते नहीं, कन्विंसिंगली हराया उन्होंने टीम्स को। जब हम एक टीम की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोचिंग, और लुइस एनरिके ने जैसे कोच किया इस पीएसजी टीम को, काबिल तारीफ था। विटीनिया, जाओ नेवेस, फाबियन रुइस की वो मिडफील्ड, हकीमी और नूनो मेंडिस, आर्ग्यूबली द टू मोस्ट कंप्लीट एंड द बेस्ट फुल बैक पेयरिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल। आगे अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें, क्विचा क्वारत्स्केलिया जब आए जनवरी में, बहुत बड़ा एडिशन नापोली से जब आए वो पीएसजी। डेज़िरे डुए, उभरते हुए खिलाड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट जिन्होंने आग लगा दी। एंड ऑफ कोर्स द मेन मैन उस्मान डेम्बेले। कोचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। डोनारूमा के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत क्रूशल थे गोल में। तो कोचिंग की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें तो पीएसजी की टीम हमेशा से टैलेंटेड थी, हमेशा से स्क्वाड अच्छा ही था पीएसजी के पास, बट वो किसी भी तरह से ना उस स्क्वाड की पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहे थे, या फिर प्लेयर्स जो थे वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जा रहे थे अपने डेवलपमेंट में। लुइस एनरिके ने ऐसे कोच किया स्क्वाड को कि सबसे पहले तो ये चीज़ हुई कि हमें सुपरस्टार बेस्ड मॉडल से हटके टैलेंट बेस्ड मॉडल पे आना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर पोजीशन में सुपरस्टार हो, अच्छा अगर टैलेंटेड प्लेयर है उसको आप सही जगह खिलाएंगे तो आप रिजल्ट ज़रूर हासिल करेंगे, और यही किया पीएसजी ने। प्लेयर्स जैसे ब्रैडली बारकोला, डेज़िरे डुए, क्वारत्स्केलिया, जाओ नेवेस, इन सबको चांस दिया। विटीनिया को मेन मैन बनाया मिडफील्ड का। अशरफ हकीमी, नूनो मेंडिस कितनी अच्छी तरीके से डेवलप हुए विद अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे मार्किनियोस। विलियन पाचो को कैसे भूल सकते हैं, विलियन पाचो की क्या परफॉर्मेंसेस थी, बहुत ही ज़बरदस्त सेंटर बैक। और एक ऐसी टीम बना दी जिसके कंपैरिजन प्राइम रियल मैड्रिड, प्राइम बार्सिलोना, प्राइम बायर्न म्यूनिख से होने लगे। तो इस तरीके की फुटबॉल खेली, और आप देखिए इस सीज़न क्या क्या रिजल्ट्स निकाले पीएसजी ने। एथलेटिको मैड्रिड को हराया क्लब वर्ल्ड कप में 4-0, रियल मैड्रिड को हराया क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 4-0, इंटर मिलान को फाइनल में हराया 5-0। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और काफ़ी मज़ा आया देख के। और उस चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उस्मान डेम्बेले, जिन्होंने जीता 2025 का बैलन डॉर। अब ना यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं एक चीज़ देख रहा था कि डेम्बेले को ना ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं एज अ बैलन डॉर विनर, क्योंकि ऐसा एक नैरेटिव चल रहा है कि डेम्बेले है ना इज़ वन ऑफ द वर्स्ट बैलन डॉर विनर्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। डेम्बेले लियोनल मेसी के बाद दूसरे प्लेयर हैं सिर्फ हिस्ट्री में फुटबॉल की जिन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने वर्ल्ड कप तो जीता ही है, चैंपियंस लीग भी जीता है, ट्रेबल भी जीता है, सेक्सटपल जीता है इनफैक्ट अपने क्लब के साथ, और उस सेक्सटपल विनिंग सीजन में बैलन डोर जीता है। तो ऐसा सिर्फ मेसी ने किया है, 2 बार किया है मेसी ने। एक बार 2009 में किया था और एक बार 2015 में किया था, जब 2 बार सेक्सटपल जीती थी बार्सिलोना। तो उन दोनों साल बैलन डोर भी मेसी नहीं जीता था। उसके अलावा जब भी सेक्सटपल जीता है किसी और टीम ने, तो बैलन डोर उसके खिलाड़ी को नहीं मिला है। इस बार सेक्सटपल जीता पीएसजी ने, बैलन डोर भी पीएसजी के खिलाड़ी को मिला, और इस खिलाड़ी ने सेक्सटपल और बैलन डोर के साथ साथ वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। तो ऐसे कोई प्लेयर ही नहीं है मेसी के अलावा जिन्होंने ये किया है। उसके साथ साथ इन्होंने इतने सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया है ना, मतलब बहुत कम प्लेयर्स हैं जिन्होंने तीनों चीजें जीती हैं। सिर्फ 9 प्लेयर थे डेम्बेले से पहले। डेम्बेले 10वें प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप, बैलन डोर और चैंपियंस लीग तीनों टाइटल जीते हैं। तो अगर कोई प्लेयर इतना कुछ अचीव कर चुका है, और एक ऐसे सीजन में जहां पे जिस टीम ने इतने सारे टाइटल जीते हैं उसको हम प्राइम टीम से कंपेयर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों के, और उस टीम का ये मेन कंट्रीब्यूटर है, जहां पे इंपॉर्टेंट मैचेस में भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है दोस्तों। हल्के में मत लीजिए। आई नो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, पता है एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ग्लैमरस स्टैंडर्ड्स हैं, कि अगर कोई मान लीजिए एम्बापे या हालैंड या लमीन यमाल इस तरीके का प्लेयर जीतेगा बैलन डोर तो भाई सही है, लेकिन डेम्बेले जीत जाएगा तो भाई गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बड़े नाम है। डेम्बेले शायद उतना बड़ा नाम नहीं थे इन प्लेयर से पहले इस सीजन, बट डेम्बेले ने करके दिखाया, डिजर्विंग विनर। और जिस तरीके से डोमिनेट किया पीएसजी ने, एक मिसाल रहेगा ये सीजन फॉर ईयर्स टू कम। 2025 अगर इंडियन फुटबॉल के लिहाज से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग साल था। इस पे हम एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको, द डिमाइस ऑफ इंडियन फुटबॉल। बट अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो हमारी विमेंस टीम ने अंडर 17, अंडर 23 और सीनियर तीनों कैटेगरी में एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है। और मेंस टीम ने भी, हमारे लड़कों ने अंडर 17 मेंस एएफसी एशियन कप जो 2026 में होगा उसके लिए क्वालिफाई किया है। ईरान को हराया था आखिरी मैच में, बहुत ही ज़्यादा क्लच परफॉर्मेंस थी। बट उसके अलावा ओवरऑल 2025 इंडियन फुटबॉल के लिहाज से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, जहाँ पे एआईएफएफ की इनकॉम्पिटेंसी और आईएसएल का ना होना सबसे बड़े 2 मेजर कंसर्न हैं।
और लास्ट में मैं उसमें मेंशन करूंगा साउथ अमेरिका की टीम को, ब्राज़ील के फ्लेमिंगो को मैं मेंशन करना चाहूँगा। जिस तरह से पीएसजी ने यूरोप डोमिनेट किया, ब्राज़ील को और साउथ अमेरिका को डोमिनेट किया फ्लेमिंगो ने आपको याद हो तो चेल्सी को भी हराया था फीफा क्लब वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच में, अपना ब्राज़ीलियरो टाइटल जीता फ्लेमिंगो ने, और कोपा लिबर्टाडोरेस जो चैंपियंस लीग होती है साउथ अमेरिका की, वो भी जीते अंडर फिलिपे लुइस। नेक्स्ट मैनेजर टू वॉच आउट फॉर है फिलिपे लुइस, आप ध्यान रखिएगा फिलिपे लुइस आके किसी ना किसी बड़ी यूरोपियन टीम को मैनेज करेंगे इन नियर फ्यूचर, ये मेरी एक प्रिडिक्शन है। और इसके साथ दोस्तों खत्म होता है मेरा 2025 फुटबॉल रैप्ड। कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे मोमेंट्स थे, मैंने कुछ पिक कर करके जैसे तैसे बनाने की कोशिश की है, अगर मैं कुछ भूल गया तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है एक, 2026 शुरू होने वाला है, थोड़ा गुस्सा कम करते हैं, नाराज़गी एक दूसरे से कम करते हैं, लेट्स बी पोलाइट विद ईच अदर, थोड़ी काइंडनेस दिखाते हैं, ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उनको प्यार से करते हैं, लड़ने की हर बार ज़रूरत नहीं है। आई मीन मतलब बिना लड़े भी तो हम बातें कर सकते हैं ना। तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपके अगर इनके अलावा कोई मोमेंट्स हैं बताइएगा, और इन मोमेंट्स में अगर आपका कोई फेवरेट मोमेंट है तो आप उस पर भी एलैबोरेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ब्रीफली टच किया है इन सारे टॉपिक्स पे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपसे। सेम एक रैड मैं क्रिकेट का भी बनाऊंगा, तो क्रिकेट विद बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। सेरिया पे एक पॉडकास्ट हम बड़ी जल्दी ला रहे हैं ZBK पे, आज मोस्ट प्रोबेबली वो लाइव हो जाएगा, तो ZBK को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी वीडियो है 2025 का, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को हाइप कर दीजिए, और मिलता हूँ आपसे 2026 में। जब तक ध्यान रखिए अपना दोस्तों, टेक केयर, एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।